ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे आज 11th आईएससी का। टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन। चैप्टर नंबर है तुम्हारा 7। ठीक है। तो देखो फर्स्ट है फ्रिक्शन। जैसे तुम मान लो ये सरफेस है, इसके ऊपर तुम एक ऑब्जेक्ट रखते हो, तो अगर तुम फोर्स F से पुल करते हैं तो ये तुम्हारा जो सरफेस है ये भी एक फोर्स लगाएगा पीछे की साइड, तो उसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। Fs क्या है आपका? फ्रिक्शनल फोर्स। ये आपका फोर्स है, ठीक है ना, जो पुल कर रहे हैं। तो ये क्यों होता है? ये इंटरलॉकिंग के कारण होता है। अगर जूम करके कोई भी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आपस में ऐसा इंटरलॉक होता है। ये आपका सरफेस का इंटरलॉकिंग है, ठीक है। ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट का इंटरलॉकिंग है। ठीक है ना। देखो इस सरफेस के ऊपर मैं चल रहा हूं ना, तो इंटरलॉकिंग है अपने बीच में और सरफेस के बीच में, ठीक है। तो अगर कोई लिक्विड डाल देता है इसके अंदर तो फ्रिक्शन कम हो जाता है ना, तो कम फोर्स से तुम इस ऑब्जेक्ट को पुल कर सकते हैं, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स जो इंटरलॉकिंग है उसके बीच में लिक्विड डालोगे तो स्मूथ मूव करना चालू करता है ना, समझा। तो जो ये रफनेस है ना, उसको हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं, रफनेस, ठीक है। तो इसका अगर मैं डिफिनेशन लिखूं प्रॉपर तो लिख लो, इसको बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी। तुम लोग भी साथ में लिखो, डायग्राम भी बनाओ। देखो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी roughness of surface is responsible for friction present on it। ठीक है। तो मॉडर्न युग में क्या बोलते हैं हम लोग? इसका इंटरलॉकिंग हो गया। तो मॉडर्न थ्योरी क्या है फ्रिक्शन का? तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी द कॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन two surface is the presence of a strong atomic or molecular forces at point of actual contact। ठीक है, तो ये लिख लो। ठीक है, पॉज करो, नेक्स्ट बता दूंगा। तो मैं डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूंगा। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। ठीक है, ध्यान से देखो, डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लो टेबल के ऊपर रखा है, ठीक है, नॉर्मल है। सामने लिखो, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, तो नीचे इसका mg लगेगा ना, वेट, ठीक है। तो ये जो टेबल है ये भी एक फोर्स ऊपर लगाएगा जिसको हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। सिर्फ ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जैसे ये आईपैड ऐसे रख दिया तो ये अपना वेट नीचे लगा रहा होगा ना, और ये टेबल ऊपर फोर्स लगा रहा हो,
उसको हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। सही है। अभी देखो, ये मैं ऑब्जेक्ट को फोर्स एफ से पुल कर रहा हूं, ठीक है। तो ये अभी भी इसका नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा, वेट mg नीचे रहेगा, ठीक है। इसको मैं पुल राइट साइड करूंगा तो ये अपना पीछे खींचना चाहेगा ना, जिसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, Fs, ठीक है। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू लेस देन μs इंटू आर होगा, ठीक है, मतलब ये वैल्यू छोटा है ना, क्या है, इसकी वैल्यू स्मॉल है, तो ये आगे पुल हो जाएगा, खींच जाएगा आगे, ठीक है। जैसे मैं इसको 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो नहीं हिला, 2 न्यूटन का लगाऊंगा तो थोड़ा मूव करेगा, 10 न्यूटन का लगाऊंगा तो पूरा हिल जाएगा ना, इसलिए, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे 2 सेकंड, ठीक है। तो अभी दूसरा ऑब्जेक्ट एक समझो, ये टेबल के ऊपर रखा है, ठीक है ना, इसको मैं फोर्स एफ से पुल कर रहा हूं, और अगर एंगल बनाकर इसको रिजॉल्व करना है, हाँ यहाँ पे देखो, ये इसको मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ। अगर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, यहाँ पे आर लिया और ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है ना, ये आपका पॉइंट पी है। तो अगर ये स्टेबल है मैक्सिमम फोर्स, तो वो म्यूएस आर के बराबर रहेगा। मतलब इसको रिजॉल्व करो तो ये आर वैल्यू कितना आएगा, ये पी लिया है, चलो पी, तो ये आर इक्वल टू पी कॉस थीटा आएगा, और ये कितना आएगा, पी साइन थीटा आएगा ना। देखो रिजॉल्व कैसे करते हैं, ऐसा, ये तुम्हारा थीटा है, ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है ना। तो कॉस थीटा क्या होता है, ये आता है बेस अपॉन हाइपोटेनस ना। तो हाइपोटेनस यहाँ पे मैं पी लिया हूं तो पी हो गया, और ऊपर में बी ना, बी बाई पी कॉस थीटा, तो बी इक्वल टू पी कॉस थीटा आएगा, ठीक है। उसी तरह से साइन थीटा क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये पी ले लो, तो ये साइन थीटा, इसका नाम ले लो कुछ ओ पी क्यू, तो ओ पी कितना आएगा, ओ पी इक्वल टू पी साइन थीटा, ठीक है। ये लिख लो, फिर पॉज करो। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लॉ क्या है, वो कैसा है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट है, तो ये पॉइंट्स लिख लेना, ये थ्योरी पेपर में पूछ सकता है। तो फर्स्ट लिखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम। स्टैटिक मतलब मूव नहीं कर रहा है, तब ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट एंड ऑन देयर रफनेस। ठीक है, तो रफनेस के ऊपर डिपेंड करता है। It doesn't depend upon size, area of surface। एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, रफनेस के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज टेंजेंशियल फोर्स। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is tangential force। tangential मतलब पैरेलल फोर्स होता है, पैरेलल टू सरफेसेस इन कांटेक्ट।
and in direction and its direction is opposite to direction in which force is applied. ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो इसका उल्टा लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और ये एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, जीरो होता है, वो सिर्फ उसका रफनेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दोनों पॉइंट का मतलब बता दिया हो। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, फॉर गिवन सरफेस लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, उसको बोलते हैं Fs max is directly to normal reaction, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल को R भी लिया है, दोनों का मतलब सेम है, N और R सेम होता है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कितना आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो F max, ध्यान से देखो सानवी, तो ये प्रोपोर्शनिटी हटाते हैं ना तो कोएफिशिएंट आता है Fs, तो ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू है वो। फिजिक्स में प्रोपोर्शनिटी को हटाते थे कांस्टेंट लिखते ना। ठीक है, तो यहाँ से म्यूएस का वैल्यू निकाल सकते हैं, म्यूएस इज इक्वल टू F max डिवाइड बाई R। चलो पॉज करो। तो देखो पहले एक कंसेप्ट बताता हूँ, चालू कर दिया, ओके। देखो एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर रखा है टेबल के ऊपर, तो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये पीछे की तरफ Fs लगा रहा है, S मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो सिंपल समझो, जैसे बाइक चलाना चालू किया या कार, तो जब स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे स्पीड होता है ना, तो ज्यादा फोर्स लगेगा तो ये मूव करने लगेगा, मान लो व्हील है तो ये रोटेट होने लगेगा ना, तो जब रोटेट होने का चालू करेगा ना, फ्री हो जाएगा, तो उस टाइम म्यू के लगता है, म्यू के बोले तो काइनेटिक फ्रिक्शन। जब रेस्ट पे है तो उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, समझा ना। तो उसी तरह से नेक्स्ट लॉ पढ़ना है अपने को, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फर्स्ट है द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन is independent of, सेम ही है, कॉन्टैक्ट एरिया, तो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बिटवीन टू बॉडीज। प्रोवाइडेड reaction remain constant, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ टू सरफेस। द काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट for a given pair of two
सरफेस, ठीक है, प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, placed in contact and its act opposite to the direction of movement. ठीक है, नेक्स्ट है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है? द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को R से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन टू सरफेस। तो Fk इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू R है। तो म्यू के क्या है ना, Fk डिवाइड बाई R। म्यू के क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये लिख लो। नेक्स्ट देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। A graph of frictional force versus applied force। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस पे मैं अप्लाइड फोर्स रखूंगा, ठीक है, अभी ये फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा वाई एक्सिस पे, उसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। मान लो, पहले मैं समझा देता हूं, जैसे ये तुम्हारा रफ ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं मार्कर रखा हूं, ठीक है, तो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। मान लो 1 न्यूटन का लगा, फिर 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5वां 6वां न्यूटन के बाद देखो ये मूव करना चालू हो रहा है, मतलब 0 से 5 तक इसकी वैल्यू इंक्रीज हुआ ना, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन का है, मतलब वो पीछे लगाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखो, पहले ये इंक्रीज होगा, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुआ, तो ये वाला जो पॉइंट है ना तुम्हारा, ये स्टैटिक रीजन है, स्टैटिक फोर्स का है, जिसको हम लोग स्टैटिक रिएक्शन भी बोलते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर है, और ये ऊपर वाला मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और इस पॉइंट से वो मूव करना चालू करता है, मतलब ये ब्रेक अवे पॉइंट है तुम्हारा, यहाँ से वो मूव करना चालू करता है, तो ब्रेक अवे फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा कम होगा वैल्यू, फिर उसका वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, तब वो मूव करना चालू करेगा। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट मूव करेगा इस पॉइंट पे, तो Fk इक्वल टू म्यू के इंटू R के बराबर आएगा। तो यहाँ के बाद तुम्हारा काइनेटिक फोर्स हो जाता है, काइनेटिक फोर्स या रीजन ही बोल दो। ठीक है ना, मतलब यहाँ तक तुम्हारा मूव नहीं करेगा। ठीक है, एक पॉइंट के बाद वो मूव करना चालू हो जाता है, तो ये उसका ग्राफ हो गया, लिख लो।
तो देखो अगर एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फिगर 3C बोलते हैं देखने को। ठीक है, तो उसके लिए डायग्राम देखो, एंगल निकालेंगे कैसे। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो इसके लिए डायग्राम बना दो तुम। ये F हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R हो गया, ये स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा है जिसको Fs मैक्स बोलेंगे। ये थीटा एस, इस पॉइंट पे नीचे mg लग रहा है इसका। तो यहाँ पे Fx मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर होगा ना, पहले ही बोला। तो देखो ध्यान से, ये तुम्हारा एंगल ऐसा है ना, ये थीटा है, ये आर है, और ये तुम्हारा Fs है। ठीक है, तो tan थीटा क्या आता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P अपॉन B, परपेंडिकुलर है Fs, बेस है तुम्हारा R। ठीक है, तो ये हो गया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना। तो F मैक्स का वैल्यू क्या डाल सकता हूँ यहाँ से, इक्वेशन 2 में पुटिंग 1 into क्या मिलेगा, tan थीटा इक्वल टू Fs के जगह पे क्या आ जाएगा, म्यू एस इंटू आर अपॉन आर, आर आर कैंसिल हो जाएगा तो म्यू एस आ जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू म्यू एस, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस आ जाएगा। चलो लिख लो यहाँ तक, पॉज। अभी देखो, अगर इंक्लाइंड प्लेन पे कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे आपका ये ऑब्जेक्ट एम है, ठीक है, तो अगर ये नीचे स्लाइड कर रहा है तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगेगा ना, Fs मैक्स, इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे लगेगा, और mg यहाँ पे, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होता है ना, और रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला वैल्यू क्या आएगा, mg cos थीटा, और ये वाला mg sin थीटा, बराबर ना। ठीक है, जाने दो इसको, पहले जान दो। ये फ्रिक्शनल फोर्स है mg sin थीटा के बराबर होगा, mg sin थीटा इक्वल टू Fs मैक्स। क्योंकि देखो, अगर ये एक फोर्स से मैं पुल कर रहा हूँ तो ये फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाला लाइन को ऐसे मैं हॉरिजॉन्टल लिया हूँ, तो Fs मैक्स इज इक्वल टू mg sin थीटा, और ये r जो होगा वो mg cos थीटा के बराबर होगा, mg cos थीटा। ठीक है, तो जान दो। ठीक है, तो देखो अभी मैं इसको इधर ले लेता हूँ अरेंज करके, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा इक्वल टू r, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो अगर डिवाइडिंग 1/2 करोगे ना तो क्या मिलेगा, mg sin थीटा डिवाइड बाय mg cos थीटा इज इक्वल टू Fs मैक्स डिवाइड बाय r। तो mg कैंसिल, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा मैक्स अपॉन r। ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू F मैक्स बाय अपॉन r आएगा। तो अभी फॉर्मूला बताया था ना, F मैक्स बाय r क्या होता है, म्यू एस के बराबर होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम ही एंगल आया ना। चलो पॉज करो। नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ, ये है सिलेबस में नहीं है, कहाँ से बताओ फिर। नेक्स्ट है पुलिंग और पुशिंग रोलर। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है पुलिंग
एंड पुशिंग ऑफ अ रोलर। ठीक है, तो देखो ये आपका रोलर है सर्कुलर फॉर्म में, ये सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ये आपका रफ सरफेस है। ठीक है, तो ये एक्सिस ऑफ पॉइंट है, ये सेंटर से एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ F, ये आपका एंगल थीटा है, ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन ऑफ रोलर, इस पॉइंट को O ले लो, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ रोलर। ठीक है ना, तो ये फोर्स को मैं दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, यहां से फोर्स F लगा रहे हैं हम लोग विथ एंगल थीटा। ठीक है, तो इसको रिजॉल्व करो तो ये हो जाएगा F cos थीटा ऊपर वाला, और ये हो जाएगा F sin थीटा। सिंपल बताऊं कैसे याद रखना है, जिससे एंगल जिस साइड से वो टच रहेगा ना, तो इसको हम लोग सटा कॉस बोलेंगे, और ये आर्म हटा हुआ है ना, तो हटा साइन। समझा, सटा कॉस हटा साइन। तो देखो हटा हुआ F साइन थीटा है, सटा हुआ F कॉस थीटा, और इसका नीचे फोर्स लग रहा है mg और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R लग रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। तो अभी इक्वल कर लो, ये R mg के बराबर होगा। ठीक है, और अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स लिखूं तो Fk इक्वल टू म्यू के इंटू R होगा, और Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू R1 को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो वर्टिकल फोर्स को इक्वल करो, वर्टिकल फोर्स बताओ नमन क्या होगा, ऊपर में दो फोर्स है F और F cos थीटा ना, तो R प्लस F cos थीटा इज इक्वल टू क्या है mg ना, नीचे वर्टिकल फोर्स है। ठीक है, तो यहां से R इक्वल टू क्या आएगा mg माइनस F cos थीटा। ये इक्वेशन 2 ले लो, इसको 1 ले लो। अगर 2 का वैल्यू 1 में डालूंगा तो क्या मिलेगा, R के जगह पे क्या लिखना है mg माइनस F cos थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन 3 ले लेना। यहाँ तक क्लियर है ना अनन्या। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपका पुलिंग के बारे में हो गया। अगर मैं पुश कर रहा हूं तो ये कैसे बिहेव करेगा वो देखो। ठीक है, ये केस 1 था आपका पुलिंग वाला। ठीक है ना, ये पुल कर रहा हूं ना। अगर इसमें केस 2 रहेगा पुशिंग ऑफ अ रोलर, तो ये क्या आएगा, इसका डायग्राम ऐसे बना लो। ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसका फोर्स लगाऊंगा F, ये आपको पुश कर रहा है। ठीक है ना, तो ये एंगल सेम रहेगा थीटा। यहाँ पे देखो पुल कर रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, पुश कर रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी सेम रिजॉल्व करो। यहाँ पे क्या करो ना, डिफरेंस करने के लिए ना इसको R1 ले लो। ठीक है ना, और यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स लगेगा उसको R2 ले लो। तो इसको रिजॉल्व करेंगे फोर्स को, तो देखो कौन सा सटा हुआ है ये एंगल के साथ, ये तो ये क्या आएगा F cos थीटा, ये F sin थीटा, बराबर ना। चलो अभी इक्वल कर लो, नीचे mg होगा, तो वर्टिकल फोर्स क्या है तुम्हारा R2 प्लस F cos थीटा इक्वल टू mg, इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, और F डैश स्केल इक्वल टू म्यू के इंटू R2, ये 2 ले लो। तो 1 का वैल्यू 2 में डालेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से R2 इक्वल टू क्या है mg माइनस F cos थीटा, पुटिंग
फर्स्ट इन सेकंड, क्या मिलेगा जी, एफ डैश के इक्वल टू म्यू के, यहाँ पे क्या आएगा एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। ठीक है, लिख लो।